तो इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं सीडीएस और सीएपीएफ एग्ज़ाम्स को। और ना सिर्फ एग्ज़ाम को कंपेयर करेंगे, मेन तो एग्ज़ाम ही टारगेट में रहेगा एग्ज़ाम को कंपेयर करना, लेकिन पूरे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा टच करके उनको दोनों को कंपेयर करना, ताकि आप बेटर डिसीजन ले पाएँ कि आपके लिए क्या बेटर है, सीडीएस या फिर सीएपीएफ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दोनों के सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले अगर सीएपीएफ की सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपके रिटन एग्ज़ाम होता है सबसे पहले, पेपर 1 और पेपर 2। दो एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जो दोनों पेपर एक ही दिन हो जाते हैं। ये 2 घंटे का, और ये आपका पेपर 2 3 घंटे का होता है। पेपर 1 आपका 125 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 250 नंबर का पेपर हो जाता है। और पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, यानी कि आपको कलम चलानी पड़ेगी बहुत तेज़ी के साथ अपनी। 3 घंटे आपकी कलम चलती रहनी चाहिए और तब आप पेपर कंप्लीट कर पाएंगे फॉर मेजोरिटी। और इसमें मेन बात होती है पेपर कंप्लीट करना। खैर ये टॉपिक नहीं डिस्कशन का कि पेपर 2 कैसे निकालना है, लेकिन पेपर 2 कैरीज 200 मार्क्स। ठीक, तो पेपर 1 250 नंबर का और पेपर 2 200 नंबर का। इसके बाद जो इसको क्वालिफाई कर लेता है, जो इसकी कट ऑफ को क्लियर कर लेता है, उसके बाद उसका होता है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि तकरीबन रिटन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद अगर कोई पेज नहीं फंसा, जैसे CAPF 2022 में भी पेज फंस गया था, जो अभी क्लियर हुआ और अभी फिज़िकल होने जा रहे हैं, बट जो अगर कोई चीज़ नहीं हुई, सारी चीज़ें क्लियर हुई रहीं, तो तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर जो है आपका फ़िज़िकल्स करवा लिए जाते हैं। और उसके बाद होता है आपका इंटरव्यूज़ में फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट का कोई यहाँ पे नंबर नहीं होता है, नो नथिंग, सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। ठीक, और जो आपका इंटरव्यू होता है दैट कैरीज 150 मार्क्स। तो पेपर हुआ पेपर 1 250 का, पेपर 2 200 का, और ये इंटरव्यू 150 का, यानी टोटल मिला के आपका कितना हुआ, तकरीबन 250 150, यानी कि आपका 400 और 200 600 नंबर का आपका पेपर होता है। और आपकी जो मेरिट बनती है पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस इंटरव्यू में जो मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे मेरिट बनती है। वहीं अगर हम सीडीएस एग्ज़ाम को ले लें, सीडीएस में भी आपके एक ही दिन 3 पेपर होते हैं अगर आपने ओटीए के लिए नहीं भरा है, इंग्लिश, जीके एंड मैथ्स। ठीक है, ओटीए में आपका फिर मैथ्स नहीं होता है, सिर्फ जीके और इंग्लिश ही होता है। और इसमें आपके तीनों पेपर होते हैं, जिसमें आपकी सेक्शनल कट ऑफ लगती है और उसको सबको आपको क्लियर करना पड़ता है। और उसके बाद होता है आपका यहाँ पे एसएसबी। ठीक है, और अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस तो मैंने बता दिया कि सीएपीएफ में क्या है और इसमें क्या है, बिकॉज इसमें सीटीएस में क्या है कि आपका ये रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद आपकी एसएसबी होगी। अब यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों के एग्ज़ाम लेवल्स की, बिकॉज यही कंपैरिजन आप चाहते हैं कि किसका एग्ज़ाम टफ होता है, किसका एग्ज़ाम ईजी होता है। अब एग्ज़ाम टफ इजी क्या किस पे डिपेंड होता है कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिए जा रहे हैं, एक ये होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम दोनों एस्पेक्ट्स कवर करेंगे, इसके एग्ज़ाम को भी कवर करेंगे और किसको क्लियर करना रिलेटिवली इजी है या हार्ड है उसको भी यहाँ पे कवर करेंगे। तो अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ, यानी कि रिटन एग्ज़ाम की, तो नो डाउट ये आपका CAPF का लिटिल बिट टफ होगा दैन द कंपैरिजन टू CDS, बिकॉज CAPF में आपका एक सब्जेक्टिव पेपर भी एंड दैट इज़ पेपर 2। ठीक है, और एंड दैट इज़ टफ़र अगर हम बात कंपेयर करें सीडीएस में, बिकॉज सीडीएस में कोई सब्जेक्टिव आपका एग्जाम नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। और आप जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दो और सीडीएस में थोड़ा सा बस सेक्शनल क्लियर कर दो, तो आपका घुमा फिरा के उसमें सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन CAPF में क्या है, पेपर 2 में सेक्शनल होता है, इसमें भी पेपर 1 का सेक्शनल होता है अलग से, पेपर 2 का भी अलग से होता है, और पेपर 1 प्लस पेपर 2 उसका भी अलग से जाता है। जब आपका फाइनल आता है कट ऑफ, तब उसमें चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तो इस वजह से CAPF का अगर एग्ज़ाम बात करें रिटन एग्ज़ाम, तो वो टफ़ होता है सीडीएस के कंपैरिजन में। लेकिन अगर वहीं बात करें एसएसबी को कंपेयर करें CAPF के इंटरव्यू से, तो नो डाउट जो एसएसबी है इज़ वे टफ़र दैन द इंटरव्यू। रीज़न क्या है, वैसे मैंने आपके साथ अभी कल ही इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने अपना शेयर किया कि CAPF में मेरा कैसे कैसे इंटरव्यू था, तो आप समझ पाए होंगे कि 20 से 25 मिनट का इंटरव्यू हुआ था और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। बट एसएसबी में काफ़ी सारी आपकी स्टेजेस होती हैं, किसी भी स्टेज में आप टपके तो पूरे टपक गए आप, यानी कि पूरे आप बाहर हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, फिर चाहे आपने पेपर में कितना ही अच्छा परफॉर्म क्यों ना किया हो। वहीं अगर हम बात करें CAPF में, तो CAPF इसी वजह से थोड़ा सा मेरा प्रायोरिटी इसलिए रहता है CAPF की तरफ थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि इसमें इंटरव्यू के मार्क्स तो हैं आपके, लेकिन सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स नहीं हैं और कोई क्वालिफाइंग नहीं है इंटरव्यू में कि अगर 150 में इतना ही लाने आपको। उसमें अगर आपने पेपर 1 और पेपर 2 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो आउट परफॉर्म कर दिया, तो फिर इंटरव्यू को आप आराम से कंपनसेट कर ले जाएंगे और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन SSB में आप किसी भी स्टेज में गए तो आप फाइनली आउट हो जाएंगे। ये तो हो गया पहला एस्पेक्ट। एंड दूसरा एस्पेक्ट होता है वैकेंसीज़ का। ये
ये डिटरमाइन करता है कि भाई किसका एग्ज़ाम देना चाहिए, फिर किसका रिलेटिवली ईजियर होता है वो बोल सकते हैं। बिकॉज जहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा होंगी वहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी ज़्यादा होंगे और वहाँ पे कंपटीशन भी टफ होगा, राइट। तो अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो CDS में वैकेंसीज़ घुमा फिरा के हर बार सेम ही रहती हैं और तकरीबन वो 350 के आसपास रहती हैं, कभी 340, कभी 330, कभी 345। तो इस 350 के आसपास ही आपकी CDS की हर बार वैकेंसी रहती हैं। लेकिन अगर वहीं CAPF की बात करते हैं, CAPF में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, ठीक है। बहुत, और ये जो मैंने वैकेंसी बताई ये एक इनटेक की बताई है CDS की, और CDS में हर साल आपको पता है 2 इनटेक होते हैं, यानी 2 बार एग्ज़ाम होता है, यानी तो घुमा फिरा के एक साल में आप वैकेंसी रख लो तकरीबन 600 से लेके 700 के बीच में आप वैकेंसी मान सकते हो CDS की, 600 से 700। वहीं CAPF साल में सिर्फ एक ही बार होता है, और शायद ही बहुत ही रेयर मूवमेंट आता है जब 350 से ऊपर वैकेंसी जाएँ CAPF में। 350 से ऊपर पिछली बार 2018 में गई थी, ठीक है। 2018 में 398 वैकेंसीज थी, 398। और उससे 2-3 साल पहले का मैंने ट्रैक किया, उस ना तो 350 ज़्यादा थी, और 2000, जैसे मैं आपको डेटा देता हूँ, 2019 में 323 थी, ठीक है, वैकेंसीज तकरीबन। 2020 में तकरीबन 209 वैकेंसी थी, 2021 में और घट गई, 159 हो गई, फिर 2022 में 253 हो गई। तो इसकी अगर मैं एवरेज वैकेंसी देखूँ, एवरेज अगर मैं ऑन एन एवरेज लूँ तो एवरेज 200 से लेकर 250 के बीच में कहीं स्टैंड करेगा साल में, और वहीं उसका एवरेज आप देख लो किसका, CDS का 650। तो वैकेंसीज़ का काफ़ी बड़ा यहाँ पे गैप है, और इसी वजह से CAPF का उतने ज़्यादा लोग स्टूडेंट फॉर्म भरते नहीं हैं, क्योंकि उनको टफ लगता है। और उसका एक और रीज़न है कि भाई सिविल सर्विसेज वाले देते हैं, वो भी एक मिथ ही, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा उसका फ़र्क पड़ता नहीं, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन ये सोचना कि नहीं उसका सिविल सर्विसेज वाले देते हैं तो हम कहाँ से कर पाएंगे, ये बिल्कुल ही बकवास चीज़ें बोलूँगा, ठीक है। क्योंकि उसमें कुछ नैक्स होते हैं, अगर आप सही से प्रिपरेशन करो तो, क्योंकि सिविल सर्विसेज वाले बंदे को मैंने देखा है, काफ़ी बंदों को, उनको पेपर 2 का बहुत आइडिया नहीं होता, बहुतों को, कुछ को होता है जो देख वेख लेते हैं, लेकिन बहुतों को आइडिया नहीं होता है, वैसे ऐसे ही चले जाते हैं। तो वहाँ पर, और ऐसा नहीं है कि CAPF में आपका बहुत कोई मल्टीपल एग्जाम्स हो रहे हैं सब्जेक्टिव, एक ही सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो खैर वो एक अलग टॉपिक है डिस्कशन का, लेकिन आप समझ पाए होंगे कि क्या एग्ज़ाम लेवल है और क्या सारी चीज़ें हैं, तो वो मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब थोड़ा इनके जॉब लेवल और इन सब पे भी आ जाते हैं। तो अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जैसे CAPF है, ठीक है, CAPF में मल्टीपल फोर्सेज होती हैं। CDS में क्या होती है, देखो CDS सबसे पहले डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, ये डिफेंस फोर्सेज होती हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। और इसका मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है। थल्स आपका आर्मी क्या काम करता है, नेवी क्या काम करता है, और एयरफोर्स, ये तो नाम में, और ये बहुत ही ज़्यादा बहुचर्चित रहते हैं, तो इसका सबको पता रहता है क्या काम रहता है। लेकिन CAPF में मल्टीपल, इससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ फोर्सेज रहती हैं। CRPF हो गई, CISF हो गई, SSB हो गई, यानी सशस्त्र सीमा बल हो गया, CISF, ठीक है, CRPF, CISF, SSB, ITBP, BSF, ये फोर्सेज, आप असम राइफल नहीं होता है इसमें, ध्यान रखिएगा। ये जो आप CAPF AC का एग्ज़ाम देते हो उसमें असम राइफल नहीं इंक्लूड होता है, और ये CAPF आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, गृह मंत्रालय के अंडर, और CDS आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ठीक। तो ये बेसिक रहता है, और ये एक अपने आप में एक अलग वीडियो बन सकता है कि जिसमें कि मैं आपको सारी फोर्सेज, CRPF, मेरे से तो इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आप सारी फोर्सेज बताओ CAPF की, और उनका जॉब रोल बताओ क्या रहता है उनका। जैसे फॉर एग्जांपल SSB आपकी नेपाल और भूटान बॉर्डर में रहती है, और ये सारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग वगैरह रोकना, बिकॉज ये पीसफुल बॉर्डर्स हैं हमारे नेपाल और भूटान के साथ। वहीं अगर हम बात करें CISF की, तो जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं, जैसे कि जो नवरत्न, मिनी रत्न कंपनीज़ हो गई, जहाँ पे सिक, यानी कि जो करेंसी की मिंटिंग होती है वहाँ पे होती है, कोल माइंस होती हैं वहाँ पे आपकी CISF होती है, नहीं जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको प्रिजर्व करना CISF का रोल होता है। BSF का बात करें, बॉर्डर आपका जो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, यहाँ पे ITBP आपका जो तिब्बत वाला पार्ट है वहाँ पे रहती है। तो ये सबके अलग रहते हैं, तो वो अपने आप में अलग वीडियो बन सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेकिन जॉब नेचर अगर मैं यहाँ पे मोटा मोटा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि CAPF में बहुत डिफरेंट, जैसे CISF और CRPF, CISF में क्या है, CISF लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको डैव भरवाया जाता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें आपको प्रेफरेंस देने बोला जाता है कि कौन से प्रेफरेंस। ऑलमोस्ट जिसको पता होता है ना, जिसको नहीं पता होता तो कुछ भी दे दिया, लेकिन जिसको ढंग से पता होता है तो 5% लोग CISF को फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं। रीज़न क्या होता है, बहुत ही सेफ लोकेशंस पे फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होती है, ये सारे, बिकॉज क्योंकि मेरे फादर खुद CISF में, तो उस एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए सब लोग CISF ही भरते हैं, 95% लोग फर्स्ट प्रेफरेंस, तो CISF। और वहीं CRPF की अगर बात करें तो थोड़ा सा हार्ड पोस्टिंग्स होती हैं, डिस्टर्ब्ड रीजन में वो ज़्यादातर रहते हैं। इनिशियली पोस्टिंग्स तो आपकी जैसे छत्तीसगढ़, इन सब जो नक्सल एरियाज जिसको रेड कॉरिडोर बोलते हैं वहाँ पे रहते हैं, और कहीं पे भी दंगे, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो गया वहाँ पे CRPF, तो ये थोड़ा सा रहता है। तो जॉब नेचर वो अलग से अगर मैं किसी वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। बाकी
CDS और CAPF को अगर हम अलग से कंपेयर करें तो CDS का थोड़ा प्रेस्टीज ज़्यादा होता है, और सोशली क्योंकि लोग ज़्यादा जानते हैं कि भाई वो लेफ्टिनेंट है, ब्रिगेडियर साहब हैं, ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर हैं, सब लेफ्टिनेंट हैं, तो ये थोड़ा सा रहता है कि हाँ लोग ज़्यादा जानते हैं। CAPF का उतना अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। मुझे पता है अभी भी, जब मैं मतलब जैसे स्कूल वगैरह में अगर कोई पूछता था कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो CISF में, ठीक है, CISF क्या होता है, ठीक है, CISF ही नहीं पता बहुत लोगों को, लेकिन अगर वही आप आर्मी नेवी या फिर एयरफोर्स बोलो तो लोगों को पता रहता है, तो ये है थोड़ा सा। और वहीं अगर प्रमोशनल एस्पेक्ट्स की बात कर लें तो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स ये हैं कि भाई जो CAPF में आप जाते हो तो एज एन असिस्टेंट कमांडेंट जाते हो। असिस्टेंट कमांडेंट के बाद आप सेकंड इन कमांड या फिर डेप्यूटी कमांडेंट, ठीक है, डेप्यूटी कमांडेंट बनते हो तकरीबन 5 साल में। ज़रूरी नहीं 5 साल में, किसी फोर्स में 6-7 साल भी लग जाते हैं। CISF में जैसे 5 साल ही बन जाते हैं, और CISF में सेकेंड इन कमांड नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने अपने फादर से भी कंफर्म किया, वहाँ पे सेकंड इन कमांड नहीं बोलते, वहाँ पे डिप्टी कमांडेंट बोलते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, एंड देन उसके अगले 5 साल बाद कमांडेंट, यानी 10 साल में AC से C, यानी असिस्टेंट कमांडेंट से डिप्टी, असिस्टेंट कमांडेंट से कमांडेंट। और वहाँ पे कुछ फोर्सेस में सेकंड इन कमांड बोलते हैं और कुछ फोर्सेस में डिप्टी कमांडेंट बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद कमांडेंट। और इसमें फाइनल आप कहाँ तक जाते हो, DIG तक, ठीक है, DIG पोस्ट। और अगर आप जल्दी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, यानी कि मान लेते हैं 21-22 में, इसकी न्यूनतम आयु 20 साल होती है, आपको पता है CAPF का एग्ज़ाम देने के लिए, तो 21 और 22 के अगर आप एज में बन जाते हो तो डेफिनेटली यू विल बी गोइंग, अगर सारी चीज़ें सही रहीं तो IG तक आप जाते हो, जो आपको IPS से पोस्ट मिलती है ना, IPS जैसे UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उस लेवल तक जाते हैं। और कुछ IGs जो है, मतलब ये भी है, और इस पर काफ़ी कोर्ट में विवाद चढ़ा रहता है कि जो IPS ऑफिसर्स हैं उनकी हेजिमनी ख़त्म किया जाए CAPF में, बिकॉज उनको जो है, जितने भी अगर आप देखो जो DGs होते हैं, ठीक है, CAPF के, वो IPS ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने की बात कही जा रही है कि जो CAPF के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट जाते हैं उनको वहाँ तक भेजा जाए। और एक चीज़, जैसे CISF में क्या होता है, एक LDC एग्ज़ाम करके होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, उससे भी असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो, लेकिन उतना प्रमोशन उसमें नहीं होता है जितना कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होता है, जितना डायरेक्ट जो बंदे जाते हैं IG की पोस्ट तक या फिर DIG के पोस्ट तक, ठीक है। अभी आ जाते हैं, ये हो गया सारी चीज़ें। और प्रमोशनल एस्पेक्ट्स अगर बात कर लें CDS में, तो CDS में जैसे आप लेफ्टिनेंट बने, जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी की बात करें, लेफ्टिनेंट, ठीक है, 2 साल बाद आप कैप्टन हो जाओगे, और अंतिम आप ये मान लो कि तकरीबन 28 साल बाद आप लेफ्टिनेंट जनरल तो बन ही जाओगे, अगर सारी चीज़ें प्रॉपर रहीं तो, ठीक है। सारी चीज़ें प्रॉपर का मतलब है कि ठीक ठाक आपने सर्विस करी है तो, ठीक है। तो 28 साल बाद तकरीबन आप मान सकते हो कि भाई आप लेफ्टिनेंट से सीधे आप जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल जो है बनोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साल बाद कैप्टन और उसके बाद 28 साल बाद लेफ्टिनेंट जनरल। ऐसे ही आपका, अगर मैं नेवी की बात करूँ तो सब लेफ्टिनेंट से आप जाओगे सीधा वाइस एडमिरल तक, ठीक है, 28 साल बाद। और ऐसे ही एयरफोर्स में आप एयर मार्शल तक जाओगे, तो ये रहेगा। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो CAPF का सैलरी थोड़ा सा कम रहता है CDS से कंपेयर, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है, तकरीबन 4 से 5 हज़ार का। जैसे CAPF में अगर मैं बात करूँ तो 52,000 आप इन जनरल रख सकते हो, ठीक है, 52,000। और वहीं अगर CDS में बात करें तो जो इनिशियल सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इनिशियल सैलरी यानी कि आपका ट्रेनिंग के बाद तकरीबन रहता है 56 से 57 हज़ार, आप मान सकते हो ट्रेनिंग के बाद, जो आप फर्स्ट ज्वाइन करते हो उसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और मतलब 4 से 5 हज़ार का ही, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, इतना ही रहता है, ठीक है। तो आई होप अब चीज़ें आपकी कुछ क्लियर हुई होंगी। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आपको मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई, अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके अकॉर्डिंग CAPF या फिर CDS कौन टफ है, और आप किसको प्रेफर करते हैं। सबकी प्रेफरेंस अलग हो सकती है, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव नेचर। जैसे फॉर मी, क्योंकि मेरे फादर वॉज इन CAPF, मतलब इज़ इन CAPF, ठीक है, तो इसलिए मेरा थोड़ा उसके लिए झुकाव ज़्यादा था, ठीक है। तो आप बताइए आपका किसके लिए झुकाव ज़्यादा है, CDS या फिर CAPF। मैंने आप सारी चीज़ें बता दी हैं कि भाई अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको फेस करना, इंटरव्यू फेस करना, SSB से बहुत डर लगता है, CAPF आपके लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज इंटरव्यू कितना नंबर का होना है, 150 नंबर का होना है, ठीक है। मैक्सिमम आपका कितना, आधा घंटा, मतलब ऑन एन एवरेज, जैसे मैंने बताया मेरा 20 से 25 मिनट, 25 मिनट से ज़्यादा तो मेरा चला ही नहीं, ठीक है। तो आप ये मान सकते हो आधे घंटे अगर आपने कोई ब्लंडर नहीं किया फिर भी यू विल लैंड विद कि 80 मार्क्स के साथ तो लैंड कर ही जाओगे, अगर ब्लंडर नहीं किया ठीक ठाक, और थोड़ा अच्छा कर लिया तो 90+, 90+ ऐसे टाइप में आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये रहता है, उतना ज़्यादा वो नहीं रहता। अगर आपको SSB से डर लगता है और आप थोड़ा सा प्रिपरेशन ढंग से कर सकते हो, प्रिपरेशन मैं करवा ही रहा हूँ आपको, ठीक है, CDS एग्ज़ाम की भी और CAPF एग्ज़ाम की भी। CDS का एग्ज़ाम आपका 16 अप्रैल को लगा हुआ है, एंड देन आपका अगस्त में है आपका CAPF का एग्ज़ाम। तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन कर ले तो मेरा मानना तो यही, आप अगर मुझसे पूछो कि किसका प्रिपरेशन करना चाहिए, CDS या फिर CAPF का,
तो दोनों ही एग्ज़ाम अगर आप देखो, अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन कर ली तो दोनों एग्ज़ाम को क्लियर होंगे, क्योंकि CAPF में जो मेजॉरिटी है दैट इज़ GK। पेपर वन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, और CDS का GK, ठीक है, जो आता है पेपर, और CAPF का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, CDS भी क्लियर करोगे आप, CAPF भी क्लियर करोगे। बस हाँ, CAPF में पेपर 2 अलग से हो जाता है, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको गाइड करूँगा, मैंने पहले भी बोला था। तो उसके रिगार्डिंग CAPF का अगर वही मैं बोलता हूँ, अगर मैंने पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ साथ में 3 महीने में कर लिया तो पॉसिबल है, लेकिन आपको फिर उस लेवल की इंटेंसिटी भी दिखानी पड़ेगी, जिस लेवल की इंटेंसिटी की मैंने बात उस वीडियो में की थी, जिसमें मैं बताया था कि व्हाट 2 थिंग्स हेल्प मी क्लियर CAPF एग्जाम। ठीक है, तो इंटेंसिटी अगर आप रखेंगे, और मेरा तो यही है कि डू इट राइट फर्स्ट टाइम, ये एक जापानीज़ टेक्निक होती है, डू इट राइट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि भाई पहली बार करो लेकिन तगड़े से करो, दोनों एग्जाम क्लियर होंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो इसी वजह से बाकी आपकी क्या सोच है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और कोई और डिमांड हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। 1000 MCQ सीरीज़ आपकी सुबह 10 बजे चल रही है फॉर द CDS एग्जाम। टिल CDS एग्जाम हम लोग 1000 GK के MCQs करेंगे, और फॉर द इंग्लिश एग्जाम 4 PM पे आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चल रही है इंग्लिश की। ठीक है, और जो GK चल रहा है 1000 MCQs, इट विल बी वेरी इक्वली बेनिफिट, वो बेनिफिट करेगी आपको CAPF एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।